अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों यूज़ करते हैं किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। आज हम देख लेते हैं कि वो अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड कैसे करेंगे। आज के एक्सपेरिमेंट में हम ये चीज़ देखेंगे कि एक तो हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि हम इसको हमारे जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ट्रांसड्यूसर एम्पलीफायर्स हैं उनमें हम कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करते हुए अपनी फाइनल आउटपुट जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें जो है वो 4 रजिस्टर्स होते हैं, R1, R2, R3 एंड R4। और हमेशा जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो नल या बैलेंस स्टेट में काम करता है। ठीक है, और नल या बैलेंस स्टेट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो जो करंट यहाँ फ़्लो कर रही है इस लूप में वही करंट यहाँ पे भी फ़्लो करनी चाहिए। ठीक है, अब नल या बैलेंस स्टेट में हमें ये गैल्वानोमीटर जो है वो ये ज़ीरो रीडिंग शो कर रहा होता है। अब होता ये है इन केस, अब इसकी अरेंजमेंट बनाई इस तरह की जाती है कि R1 और R2 को कोई ना कोई वैल्यू असाइन की जाती है। ठीक है, और R3 को ये आप देख रहे हैं, ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है इस जगह पे, और ये मेरे पास कोई अननोन रेजिस्टेंस है। R4 को हम कंसिडर कर देते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रेन गेज अटैच्ड है। अब स्ट्रेन गेज की तो एक अननोन रेजिस्टेंस है, हमें नहीं पता कि उसकी क्या रेजिस्टेंस होगी। अब मैंने आपको बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड या नल स्टेट में काम करता है। तो जब भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी यहाँ पे कोई इसका जो बैलेंस है वो चेंज होगा, उस केस में हम वेरिएबल रेजिस्टर जो है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि ये दोबारा से ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास जो है वो ये एक डीसी, इसको हम डीसी व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसके हमारे पास ए और बी टर्मिनल्स हैं जहाँ पे डीसी सप्लाई है, और सी और डी वो टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हम वोल्टेज देखेंगे। अच्छा बच्चे, आप ये चीज़ देखें कि हमारे पास जो है वोल्टेज डिवाइड हो रही है इस R1 और R3 के बीच में C पोजीशन पे। तो मेरे पास ए और सी जो रजिस्टर है वो और सी और बी जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं किस पे, एट जंक्शन सी। सिमिलरली मेरे पास जो R2 और R4 है, जो वोल्टेज डिवाइड हम फाइंड करेंगे कि कितनी वोल्टेज डिवाइड हुई, वो एट पॉइंट डी फाइंड करेंगे। तो वोल्टेज डिवाइड कितनी वोल्टेज डिवाइड हुई इन दोनों रजिस्टर्स के बीच, या कितनी वोल्टेज डिवाइड हुई इन दोनों के बीच, वो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल से फाइंड करेंगे। अब जो वोल्टेज डिवाइडर है, सिंपली हमने ये करना होता है कि जो जिसके क्रॉस हम वोल्टेज फाइंड कर रहे होते हैं उसको ऊपर रखते हैं और बाकी रेजिस्टर्स को प्लस करके मल्टीप्लाई बाय जितनी भी वोल्टेज हम दे रहे हैं। सिमिलरली अक्रॉस वी डी हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसको जो है हम फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास ये चीज़ देखने वाली है कि आर सी और वी सी और वी डी, बेसिकली ये दो जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमारी जो है वो वोल्टेज ज़ीरो है, क्योंकि गैल्वानोमीटर इस टाइम पे जब बैलेंस स्टेट में है तो इसकी वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है। अगर ये वोल्टेज ज़ीरो है और हम इसके अक्रॉस जब वोल्टेज फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस सी जो है वो माइनस हो जाएगी वोल्टेज अक्रॉस डी के। ठीक है, तो सिंपली हमने इनके फार्मूलाज लिख देने। जब हम इनके फार्मूलाज लिखेंगे तो हमें पता है कि क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, अगर वोल्टेज सेम है तो ये चीज़ तो हमारे पास यहाँ ये वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं गुजर रही, सिमिलरली यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं गुजर रही। ठीक है, अब सी और डी के बीच में जब बैलेंस स्टेट है, वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है, तो इस स्टेट में मेरे पास ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, और बैलेंस स्टेट में मेरे पास वी सी इक्वल्स टू वी डी हो जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे, क्योंकि हमने कह दिया कि वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है, तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो हमारे पास ये टर्म पीछे बच जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास विल एंड अप विद दिस एक्सप्रेशन R3 R2 इक्वल्स टू R4 R1। और यहाँ से अगर हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम अननोन रेजिस्टेंस को एक साइड पे लिखेंगे और बाकी जो हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस है उनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि मेरे पास R4 की क्या वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोगों को R4 की वैल्यू पता लगेगी। R2 और R1 की वैल्यूज़ हमें पता है, R3 हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें नाउन है, लेकिन एक जो चीज़ जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता वो है R4। R4 की वैल्यू सिंपली हम ये जो मेरे पास नल रेशो है
और साथ में जो वेरिएबल रजिस्टर है इनकी वैल्यूज़ अगर मुझे पता होंगी तो मैं R4 की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। जब हम ये सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे, हम वी इन को क्रॉस कर दिया और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक ये फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले को जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास इस तरह की कोई फॉर्म बन जाती है। जब इस तरह की एक फॉर्म बनती है तो हम लोग एक एज्यूम करते हैं कि मेरे पास R2 और R1 की कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ये दोनों मेरे पास कांस्टेंट्स हैं। जब ये दोनों मेरे पास कांस्टेंट्स हैं तो एक चीज़ जो वेरी कर रही है वो मेरे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रजिस्टर है। तो हम कह सकते हैं कि R4 में कैसे फाइंड करूँगी, अगर मुझे उन कांस्टेंट्स के साथ में वेरिएबल रजिस्टर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ठीक है। अब एक केस अब ये है कि हमने अगर वीसी हुआ ये कि जब एक अननोन रेजिस्टेंस ये जो R4 थी, जब ये R4 जो है यहाँ पे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर जब R4 रेजिस्टेंस हमने अप्लाई की तो जो ब्रिज था वो बैलेंस नहीं रहा। ठीक है, जब ये ब्रिज बैलेंस नहीं रहा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम R3 को चेंज करेंगे। ये जो R3 जो वेरिएबल है इसको हम चेंज करके हम एडजस्ट इस तरह से करेंगे कि मेरा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो दोबारा बैलेंस स्टेट में चला जाए या वी सी इक्वल्स टू वी डी की स्टेट दोबारा से मुझे मिल जाए। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमने ये चीज़ देखनी है कि हम प्रैक्टिकली जब हम मेजर कर रहे होंगे, हमने ये सारा व्हीटस्टोन ब्रिज बना लिया, उसके बाद हमें पता है कि सी और डी पे वोल्टेज डिवाइड हो रही है, तो हम सी और डी पे हम डीएमएम अप्लाई करेंगे। डीएमएम हमें यहाँ पे जो है वो कोई वोल्टेज वैल्यू दे देगा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब इनिशियली और जो हमारे पास R4 है वहाँ पे हम अननोन रेजिस्टेंस है। अब बेसिकली होता क्या है, अब जब हम पोटेंशियोमीटर को कम या ज़्यादा, ये मैंने पोटेंशियोमीटर की एक डायग्राम बनाई है जिसमें हमारे पास एक रेजिस्टर है और इसकी नॉब्स हैं। ठीक है, अब ये नॉब जो है हम 0 से लेके 10 ओम का अगर रेजिस्टर है तो हम कम करेंगे, हम इस रेजिस्टेंस को R3 को अपने ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, ये लेट से मेरे पास R4 जो है ये बहुत ज़्यादा आ गया है। जब R4 की वैल्यू मेरे पास बहुत ज़्यादा आ गई है, अब तो फिर मुझे इस R3 की वैल्यू को थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि ये वाली पोजीशन करंट के लिए और ये यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो दोनों सेम बन जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टोटली आपकी अननोन रेजिस्टेंस पे। अगर आपकी अननोन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने पोटेंशियोमीटर की रीडिंग या वैल्यू जो है वो कम करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जो है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमें बेसिक पर्पस ये है कि ब्रिज बैलेंस होना चाहिए और ब्रिज बैलेंस थ्रू R3 होगा जो कि हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है। अच्छा, इसके बाद अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैंने अननोन रजिस्टर की जगह मैंने स्ट्रेन गॉज अटैच कर दिया। अब स्ट्रेन गॉज ये है कि जब भी इसके ऊपर लोड आएगा तो इसकी जो वैल्यू, इसकी जो ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस थी, लेट से जो इसकी रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे जो अननोन रेजिस्टेंस थी उसको हमने 10 किया। ठीक है, इसको हमने 10 ओम किया, लेकिन जब इसके ऊपर लोड अप्लाई हुआ तो इसकी जो रेजिस्टेंस चेंज होके क्या हो गई है, 20 ओम्स हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है हमने अगर मेरे पास इनिशियली जो पावर सप्लाई से जो हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं वो मेरे पास 10 वोल्ट्स है, अगर 10 वोल्ट्स है और ये दोनों जो है वो सीरीज़ में हैं, ठीक है, पैरेलल हैं, तो मेरे पास इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे इक्वली ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। 5 वोल्ट्स इधर आ जाएंगे और 5 वोल्ट्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही है। अब इन 5 वोल्ट्स को इक्वली डिवाइड हो गया। अब ये 5 वोल्ट्स यहाँ पे हैं, जब ये सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है तो इस टाइम मेरे पास गैल्वेनोमीटर पे 0 रीडिंग है, लेकिन मैंने जो ही स्ट्रेन गेज को अटैच कर दिया, जब मैंने स्ट्रेन गेज को अटैच किया तो इस पे लोड की वजह से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ के कितनी होगी, 20 ओम्स हो गई। जब इसकी वैल्यू 20 ओम हो गई है तो हमने बताया था कि ये जो मेरे पास रेजिस्टेंस है 10 ओम का और ये जो रेजिस्टेंस है 20 ओम्स का बन गया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज चेंज होगा, तो उस वोल्टेज चेंज को हम वोल्टेज डिवाइडर रूल से फाइंड करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे जब वी अप्लाई करेंगे, जब हम वी अप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो अभी वोल्टेज यहाँ पे बन गया है वो है 6.67। पहले जब मेरे पास ब्रिज बैलेंस स्टेट में था, सब रेजिस्टेंस की सेम वैल्यूज़ थी और मेरे पास जो टोटल वोल्टेज थी वो 10 वोल्ट्स थी, तो ये इक्वली डिवाइड हो रहा था। 5 वोल्ट्स इक्वली सी से, ये सी पॉइंट है, और इसी तरह जो है वो डी पे भी मेरे पास इक्वली डिवाइड हो रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस की बढ़ने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गई है, और जब ये वोल्टेज बढ़ गई है तो ये गैल्वेनोमीटर 0 नहीं रहेगा। अब इस केस में हम ऑलरेडी
ये चीज़ कर चुके हैं कि मेरे पास अगर मैंने डिफरेंस फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी डी हो जाएगा। और वी सी मेरे पास क्या है, 5 माइनस 6.67, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 पॉइंट, अच्छा मेरे पास अब ये जो वैल्यू है गैल्वेनोमीटर पे, अब जो मेरे पास वैल्यू शो हो रही है वो शो हो रही है -1.67। ठीक है, तो मेरे पास अब ये ब्रिज की स्टेट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। अब यहाँ से हम क्लियरली यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसको देख रहे हैं तो हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि जब हमारे पास कोई अननोन रेजिस्टेंस आती है, जब अटैच होती है, तो हमें कैसे पता लगता है कि उसकी क्या वोल्टेज होगी और उसकी हम रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो पूरा मेथड है जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज, वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं या रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अननोन। ठीक है, अब ये स्ट्रेन गॉज के केस में कोई भी सेंसर आप अटैच कर सकते हो, इट कैन बी एलडीआर सिस्टम हो सकता है, थर्मिस्टर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम स्ट्रेन गेज को डायरेक्टली नहीं अटैच करते। हम स्ट्रेन गेज पे ये नहीं कर सकते कि हम सिंपल यहाँ पे जो है वो डीएमएम लगा के हम चेक कर लें कि पॉजिटिव नेगेटिव नॉब्स पे डीएमएम लगा के हम चेक कर लें कि इसकी कितनी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। एक्चुअली उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्ट्रेन गॉज को, और उसी चीज़ से बचने के लिए हम स्ट्रेन गॉज को यूज़ करते हैं विद व्हीटस्टोन ब्रिज। उससे जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी फ्लैक्चुएट नहीं करती। अब जब हम स्ट्रेन गॉज को जस्ट डायरेक्टली डीएमएम के साथ अप्लाई के साथ अटैच करते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जस्ट टेम्परेचर की वजह से बहुत सारी फ्लैक्चुएशन आ रही होंगी आपकी रीडिंग्स में, तो वो एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते हैं सेंसर्स के साथ। अच्छा, हम मैनुअल में एक और केस गिवन है जिसमें एक एरर बताया गया है कि अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कोई अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने कोई लोड अप्लाई किया। ठीक है, अब वो लोड जो है वो कुछ डिस्टेंस पे है, मीन्स हमने थ्रू लॉन्ग वायर्स जो है वो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ अटैच किया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा कि इसकी रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तो जो लोड की वजह से या जो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है एक उसकी वैल्यू होगी, और साथ में जो लॉन्ग वायर्स अटैच की हैं उसकी वजह से भी कोई ना कोई एरर आ रहा होगा। तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ये करते हैं कि हम डायरेक्टली जो है वो एक तो R4 के साथ कनेक्ट करते हैं, R4, और हम जो है वो एक दो वायर्स कनेक्ट करते हैं। अब उन दो वायर्स को हमने डायरेक्टली, ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास, इसको हम 3 वायर अरेंजमेंट बोलते हैं। ये जो मेरे पास है इसको 3 वायर अरेंजमेंट बोलते हैं। अब बेसिकली जो है ये जो वायर, जब ये 3 वायर अरेंजमेंट हम करते हैं तो ये जो लॉन्ग वायर का पार्ट था ये बेसिकली R2 का पार्ट बन गया है। अब ये जो वायर है ये बेसिकली R2 का पार्ट बन गया है। ठीक है, जब R2 का पार्ट बन गया है सिमिलरली, और ये जो वायर है ये जो है वो R4 का पार्ट बन गया है। ठीक है, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो इक्वली इंक्रीज करेगी। मींस अब हम कह रहे हैं ना कि ये जो एक्स्ट्रा वायर्स थी उनमें से एक वायर जो है वो R2 का पार्ट बन गया है, और एक जो एक्स्ट्रा वायर थी वो R3 का पार्ट बन गया है। अब जो भी वोल्टेज ड्रॉप इस जगह पे होगा या वोल्टेज डिवाइड होगा यहाँ पे जितना भी, वो इक्वली डिवाइड होगा R2 में भी और R3 में भी। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमने R3 की इस एक्सटेंशन में इस वायर को अटैच कर दिया, वायर को ऐड कर दिया, इंक्लूड कर दिया। सिमिलरली हमने R4 में इस वायर को हमने इंक्लूड कर दिया। जब हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो अब ये वायर बेसिकली R2 का पार्ट बन गई है, और ये वायर जो है वो R4 का पार्ट बन गई है। और जब भी इस पॉइंट पे जब भी कोई वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो इन दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस इक्वली जो है डिवाइड होगा, क्योंकि इन दोनों को हमने इक्वल लेंथ की वायर की एक्सटेंशन दे दी है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस कंडीशन को, जब हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रही हो, इस तरह का कोई केस आ जाए, तो उस केस में हम यही करते हैं कि हम
R2 में भी R2 हम ये जो 3 वायर अरेंजमेंट बना लेते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा ये जो वायर डायरेक्टली कनेक्ट की है इससे डायरेक्टली आपके सर्किट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जस्ट जो है वो हम रीडिंग्स ले रहे हैं यहाँ से, जो है ना ये डायरेक्टली कनेक्शन बनाया हुआ है। ये वैसे ही है जैसे हम यहाँ से कनेक्शन बनाए, वही कनेक्शन जो है वो बेसिकली यहाँ से हमने बनाया हुआ है। तो इस सर्किट या इस अरेंजमेंट को देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना।